नाजरीन, रुपया पैसा के अंदर आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। आज जिस मौजू के ऊपर हम बात करेंगे वो है स्टॉक एक्सचेंज। काफ़ी अरसे से स्टॉक एक्सचेंज की मजमूई कारकर्दगी के मुतालिक बात नहीं कर सका, आज लेकिन इसके बारे में बात करूंगा। बात यह कि क्योंकि आपको पता है ये हफ्ते का आखिरी दिन ही आप इसे तस्वर कर लिया करें जुमे को, और फिर इसके अंदर क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज की कार्रवाई भी महदूद पैमाने पर होती है, इस दिन ट्रेंड का भी कुछ ख़ास अंदाज़ा करना या उसकी बुनियाद के ऊपर कोई चीज़ सेटल करना ये भी मुश्किल होता है। अव्वल ये ज़रूर है कि मॉनेटरी पॉलिसी इस हफ्ते आने की वजह से स्टॉक मार्केट की कारकर्दगी को असेस करना जो है वो निस्बतन आसान होगा, क्योंकि बुनियादी बात यह है कि उतार चढ़ाव तो ज़रूर दिखाई देते हैं स्टॉक मार्केट में, लेकिन मार्केट का सेंटिमेंट ज़रूर सामने आ जाता है कि स्टॉक मार्केट का सेंटिमेंट क्या रहा है। अब जाहिर बात है कोई भी स्टॉक मार्केट हो वहाँ पे इंटरेस्ट रेट में इजाफा जो है वो अच्छा तस्वर नहीं किया जाता क्योंकि इंटरेस्ट रेट के अंदर जो इजाफा होता है वो बुनियादी तौर पे कंपनीज के रिटर्न्स के साथ कंपैरिजन में रिफ्लेक्ट किया जाता है। इस रिफ्लेक्शन के अंदर हमें यह भी पता लग जाता है कि जनाबे वाला बुनियादी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर इंटरेस्ट रेट के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई करती है मार्केट। कंपनी रिटर्न्स जो हैं वो अमूमन जो है वो इन कंपैरिजन लिए जाते हैं इंटरेस्ट रेट के, क्योंकि लोग अमूमन बैंकों के शरह मुनाफा के साथ उसे मिलाते हैं। बैंकों का शरह मुनाफा जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर लोगों की तवज्जो बैंकारी निज़ाम की तरफ चली जाती है, लोग अपने पैसे बैंकारी निज़ाम की तरफ ले जाते हैं। माजी के अंदर हमने देखा इंटरेस्ट रेट पहले डबल डिजिट, फिर उसके बाद 20 से ऊपर, तो उस सूरत के अंदर क्या हुआ कि पैसा जो था वो बैंकारी निज़ाम की तरफ चला गया। लोगों ने शिकायत तो की, लेकिन बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों, ज़र्री इदारों ने कहा कि अगर आप अपनी मईशत में ठहराव लाना चाहते हैं तो फिर आपको अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा। पाकिस्तान का मसला गरीब आदमी का ख़र्चा नहीं है, दरमियाने दर्जे के लोगों का ख़र्चा नहीं है, बल्कि अमीर लोग इस मुल्क में आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं उनसे ख़ुद को कंट्रोल नहीं किया जाता, अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स को कंट्रोल नहीं किया जाता, जिसकी वजह से मईशत का जो मजमूई सुकड़ाव है, मईशत का जो मजमूई सुकड़ाव है वो फैलाव में तब्दील हो जाता है। तो अब हमें ज्वाइन करेंगे जनाब एहसन मेहनती साहब, जो कि मईशत के ऊपर बड़ी गहरी निगाह रखते हैं, इक्तसादियात के ऊपर बड़ी गहरी निगाह रखते हैं, और जब स्टॉक एक्सचेंज की मजमूई कारकर्दगी मैंने इनसे पूछनी हो, क्योंकि प्रोग्राम आज जुमे को नशर हो रहा है, तो इसी हिसाब से इनसे मैं जानना चाहूँगा कि एहसन मेहनती साहब, मैं ये तो नहीं कह सकता कि इस वक्त मार्केट कितने पॉइंट पे खड़ी है या आज का बिजनेस क्या हुआ, लेकिन मैं आपसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगा कि जो इंटरेस्ट रेट का बढ़ना है ये किस हद तक मार्केट को इम्पैक्ट करता है। जी एहसन मेहनती साहब। देखिए, मार्केट को तो अगर आप देखें कि किस हद तक इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो आई थिंक कि उसका इम्पैक्ट मार्केट पे पड़ता है, बट हम ये देखें कि जो हद भी है वो कम नहीं थी। 10% इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, जो 10.5 था वो 11.5 हो गया। आई थिंक कि ये जो इंटरेस्ट रेट बढ़ना होता है ये मार्केट को इम्पैक्ट करता है, लेकिन जाहिर है इंटरेस्ट रेट भी 2-3 इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं। एक गवर्नमेंट की बॉन्ड की यील्ड्स हैं, जो काइबोर जिसको हम कहते हैं, वो वैसे ही 12% पे जो है वो चल रहा था। तो फिर जाहिर है गवर्नमेंट की बॉन्ड्स होती हैं, वो बॉन्ड यील्ड जो हैं वो ऑलरेडी जो है वो 11% को क्रॉस की थी। तो अब ये है कि जो पॉलिसी रेट का बढ़ना है वो उससे पहले कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जो कि उसको जो है विंड डाउन करती हैं एक डिस्काउंट रेट के बढ़ने को। तो इससे पहले ये होता है कि जो इंटरनेशनल जो मार्केट्स होती हैं उसके अंदर जो मनी मार्केट्स होती हैं उसमें ऑलरेडी रेट्स बढ़ चुके होते हैं। जब वो बढ़ते हैं रेट्स तो मार्केट पे उसका इम्पैक्ट आ चुका होता है। तो जाहिर है जो डिस्काउंट रेट का बढ़ना होता है उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, बट अगर वो उस लेवल से ज़्यादा हो जो मार्केट में बॉन्ड की यील्ड चल रही होती हैं तो फिर उसका ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। तो हम जब स्पेशली पाकिस्तान मार्केट की बात कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि जो डिस्काउंट रेट बढ़ा है वो रेट पहले ही मार्केट के अंदर जो है काइबोर की सूरत में 12% पर उसका इम्पैक्ट पड़ गया था।
जिसकी वजह से जो है पाकिस्तान मार्केट में इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। अच्छा, आपने जो भी बात की उसको ज़रा सा और एक्सप्लोर करते हैं। इसके मतलब आपकी बात से मैंने ये अख़ज़ किया कि बेसिकली बैंकिंग की जो इन्वायरमेंट है और गवर्नमेंट पेपर्स और गवर्नमेंट बॉन्ड्स की जो सर्कुलेशन और उनके रेट्स होते हैं, ये पहले ही इस चीज़ के बारे में इतला कर देते हैं मार्केट को कि भाई इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है। तो फिर इसके माने ये है कि मार्केट जो होती है वो एब्जॉर्ब कर चुकी होती है, या फिर भी कोई गुडविल के अंदर कोई गुडविल हंटिंग हो रही होती है कि शायद गवर्नमेंट फिर भी इंटरेस्ट रेट कम ना करे, क्योंकि ये तो फिर बड़ा एक्सपेक्टेड हो गया। जो बात आपने की थी उस हिसाब से तो कोई दो राय ही नहीं रही। बॉन्ड्स और यील्ड्स को देख के बंदा आराम से बता सकता था कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है। जी बिल्कुल। और फिर जाहिर है इसके अंदर कुछ सर्वेज भी आए थे। सर्वेज भी ये चीज बता रहे थे कि कुछ हद तक, यानी कि 50% से ज्यादा लोग जो है एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये 50 से 100 बेसिस पॉइंट में इसका इजाफा होगा। तो वो सर्वेज भी जो है वो काफी इंडिकेटिव थे और वो कुछ दिनों पहले जो है वो आ चुके थे। तो मार्केट के लिए कोई मेजर सरप्राइज नहीं था। और जाहिर है हम बल्कि ये हमारे लिए सरप्राइज था कि डिस्काउंट रेट जो है वो 10.5 पर है और मार्केट की यील्ड फॉर एग्जांपल 12% पर है। तो हमारे लिए ये सरप्राइज था कि ये ऐसा चेंज क्यों आ रहा है कि डिस्काउंट रेट फॉलो नहीं कर रहा मार्केट पे। अब वो फॉलो कर रहा है और जाहिर है इससे पहले बहुत सारे मौके थे जिसमें फॉलो नहीं करता था और इस बार भी फॉलो नहीं कर रहा था। और आई थिंक कि उसका रीजन यही था कि कुछ हद तक मार्केट को एक्सपेक्टेशन थी कि जो ये वॉर है ईरान रिलेटेड और ये उसी तनाज़ो में जाएगा जिस तनाज़ो में बोला जा रहा था कि वेरी क्लोज टू एंड की जो नहीं, लेकिन आपने ये नहीं बोला था प्रोग्राम में। आपकी एक्सपेक्टेशन सही थी। देखो, नौजुबिल्ला गैब का इल्म तो ना मेरे पास है ना किसी और बशर के पास है, लेकिन आपने अंदाजे से और अपने तजुर्बे से ये बात बताई थी कि ये जंग जल्दी ख़त्म होने वाली नहीं है। पिछली दफ़ा मैंने आपसे प्रोग्राम में पूछा, मैं भी हैरान हुआ। आपने कहा नहीं, हमें इसका तखमीना लगाना पड़ेगा कि जंग कितना अरसा चलेगी। तो आपने ये अंदाज़ा कैसे लगाया? आपके पास कौन सी न्यूज़ सोर्स है जो हमारे पास नहीं है? देखिए, बात यह है कि कुछ ममालिक जो होते हैं वो इंटेलिजेंट ममालिक होते हैं और जाहिर है वो सुपर पावर होते हैं। अब सुपर पावर जब अगर एक मिसाइल टेक्नोलॉजी जो है उसको यूज करते हुए 500 बिलियन 600 बिलियन की मिसाइल एक कंट्री पे गिरा दे और उसका कोई आउटकम नहीं हो, तो आई थिंक कि ये जो बात जो है वो समझने आने वाली नहीं है। तो आई थिंक कि वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये प्रोलॉन्ग होगा ये जो मामला है, और ये प्रोलॉन्ग होगा और जब तक जो मकासद हैं वो पूरे नहीं होते तो वो उसके पास बहुत सारे जो तरीके हैं, वो ज़ाहिर न्यूक्लियर पावर होता है तो बहुत सारे पावर्स होते हैं। नहीं, बट आपको फिर ये क्लियर करना पड़ेगा कि ये बेसिकली छेड़छाड़ हो रही है या इज इट अ रियल कॉन्फ्लिक्ट। देखें, वी हैव टू बी वेरी क्लियर whether this is just mere speculative or market play or is it really a war? देखिए, मार्केट प्ले तो अपेरेंटली जो है वो कोई ओवरनाइट स्टेटमेंट्स में जो है पीपल डोंट गेन मनी, वो लूज भी कर सकते हैं। और मार्केट जो है वो बहुत बड़ी मार्केट होती है दुनिया भर, यानी कि चाइना का भी वसूख उसके अंदर बहुत ज्यादा है। तो अगर कोई मार्केट के अंदर प्ले करेगा तो जाहिर है उसको उसका रिपरकशन भी जो है उसके नेगेटिव साइड्स भी हैं। यानी कि हो सकता है कि ऐसी कोई स्टेटमेंट है उसको मार्केट कुछ सीरियस नहीं ले और उसमें लॉस भी हो जाए। तो पॉइंट ये है कि जो इन्वेस्टमेंट हो गई है ये वॉर के अंदर, और आई थिंक कि जो इसके अंदर मकासद हैं वो यही है कि एक्सेस टू राइट्स ओवर दैट ईरान। अब ईरान के राइट। अच्छा, लेकिन मैं ये मामला चलता रहेगा जी। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ। मैं रोज़ सुबह में उठते ही अपनी ऑनलाइन अपडेट बिजनेस की पढ़ता हूँ। American markets are performing very well. US markets are performing all right. There's no trouble. In fact, as an oil producer and an oil exporter, क्योंकि इस वक्त the US controls or has effective benefits from Venezuela and Iraq. Venezuela is the largest exportable oil reserve. Iraq is perhaps the second or third. So really speaking, इस वक्त, and US itself also has a lot of exports. तो अमेरिका स्टैंड्स टू बेनिफिट फ्रॉम इंक्रीज इन ऑयल प्राइसेस। एम आई करेक्ट और एम आई रॉन्ग? जी बिल्कुल, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है तो उसको बेनिफिट होता है हाई ऑयल प्राइसेस का। बट वो ये भी समझता है कि उसके पास रिजर्व हैं
आई थिंक कि वो आगे उसको ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। बात ये है कि उसके जो जो अपोनेंट्स हैं या जो एनिमी कंट्रीज है उनका बेनिफिट उनको भी ज्यादा मिलता है, यानी उनको कि भी जो मिल रहा है। ओपेक जी कंट्रीज है या रशिया है फॉर एग्जांपल, वो भी अच्छा सेलर है एनर्जी का। तो अगर एनर्जी प्राइसेस हायर साइड पर होती है तो वो जो उसको बेनिफिट होता है उससे ज्यादा वो बेनिफिट जो है उसके जो अपोजिंग कंट्रीज हैं उनको भी हो जाता है, जो वो नहीं चाहता। नहीं, लेकिन प्रॉब्लम ये है, देखें इसमें आप डिफरेंशिएट करके बताइएगा। उनकी कैपिटल मार्केट प्रॉस्पर कर रही है, उनकी जो भी इसमें एनिमीज भी, ऑफ कोर्स आप उसे एनिमीज कह सकते हैं, लेकिन रियली स्पीकिंग ऑल दोज कंट्रीज आर बेनिफिशरीज दैट आर ऑयल एक्सपोर्टर्स। और आपको पता है बहुत बड़ी खबर थी कि ओपेक से यूएई निकल गया। अब कब तक निकलता है, क्या होता है, लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट, या रिवर्सल हो जाता है, आई एम नॉट रियली श्योर। लेकिन वो कंट्रीज जो कि ऑयल एक्सपोर्टर्स नहीं हैं बल्कि ऑयल कंज्यूमर्स हैं, लाइक पाकिस्तान, हमारी मार्केट तो फिर हैमरिंग लेगी ना, आज नहीं लेगी तो कल लेगी। अभी तो शायद मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से डिस्टर्ब होगी, लेकिन आगे जाके ऑयल एंड इन्फ्लेशन आर गोइंग टू इम्पैक्ट आवर मार्केट, राइट या रॉन्ग? देखिए अभी तो अर्निंग्स अच्छी आ रही है। अगर आप देखें रिफाइनरीज की अर्निंग काफी बेहतर हो गई है और रिफाइनरी के एक्सपेंशन की भी बातें आ रही हैं, तो वी कैन रियली से कि ये हमारी जो अर्निंग आउटलुक है वो कोई ठीक है। उसकी वजह यह है कि इन्फ्लेशन, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बट ऑयल कंपनीज की अर्निंग काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो वी कैन रियली से कि हमारा कोई टोटल लॉस है इसमें इन्फ्लेशन में, और इसमें जो है वो कुछ बातें पॉजिटिव भी हैं, सेविंग रेट भी बढ़ते हैं इसमें। तो हर जो एक्टिविटी होता है उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता है, एक नेगेटिव भी होता है। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट ये कि सेविंग रेट बढ़ जाते हैं तो बहुत सारे लोग खुश भी हो जाते हैं, बट इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि गवर्नमेंट जो सबसे बड़ा बोरोअर है उसके फिस्कल नंबर्स जो है वो थोड़े वीक हो जाते हैं। फिर जाहिर ऑयल सेक्टर के अंदर जिनकी इन्वेस्टमेंट होगी उनको अच्छे पे आउट भी मिल रहे हैं। तो आई थिंक कि वो उस हिसाब से अर्निंग, क्योंकि सीजन है मार्केट, कैपिटल मार्केट में, तो अर्निंग सीजन में काफी ज्यादा इस वजह से भी सपोर्ट है कि ऑयल सेक्टर की अर्निंग जो है हिस्टोरिकल हाई पे जो है वो देखी जा रही है। तो ना सिर्फ दुनिया भर की मार्केट बढ़ रही है इस वक्त, जैसे यूएस की मार्केट, बट उस कम का यहाँ भी रोल है कि पाकिस्तान मार्केट भी जो है वो दोबारा रिकवरी की तरफ आई है। उसकी कुछ ऐसी स्टेटमेंट की वजह से जिसके अंदर कोई इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रियलिटी नहीं है, बट उसकी जब स्टेटमेंट्स हैं उसी का इम्पैक्ट जो है ऑयल प्राइसेस पर है, और फिर उसका इम्पैक्ट जो है कैपिटल मार्केट की रिकवरी पर भी है। चलिए मैं एक हाइपोथेटिकल सिमुलेशन या एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन आपके लिए क्रिएट करके बताता हूं। लेट्स से ऑयल, अभी मैं नहीं बोल रहा तेल बढ़ेगा इससे ज़्यादा, ऑयल इसी लेवल के आसपास मूव अराउंड करता रहता है, लेट्स से प्लस और माइनस 10%, जिसकी हमारी कभी प्रेपरेशन नहीं थी। आप और मैं कई मरतबा ये प्रोग्राम करते रहे, कई मरतबा आपने ये सवाल उठाया कि अभी हम $60 अ बैरल के ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं, अगर $100 अ बैरल हो जाए, जो कि आपको याद होगा हमने कहा था ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन हो गया ना, दैट मीन्स एवरीवन हैज़ अ गेम प्लान। उसके अलावा इफ़ वी एक्सपीरियंस हाई इन्फ्लेशन, हाई इंटरेस्ट रेट्स, कैपिटल इंटेंसिव और एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हिट होंगी सर। जो प्रोड्यूसर है, ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, ऑयल एक्सप्लोरेशन है, उसको तो फायदा होगा, पर इवेंचुअली एनर्जी इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज इंपैक्ट होंगी। ये तो बात फैक्ट है स्टॉक एक्सचेंज पे। जी बिल्कुल, वो तो होती हैं। इससे पहले भी डिस्काउंट रेट पाकिस्तान का 22% पे गया था। तो अब यह है कि अगर फिर दोबारा उस तरफ चला जाता है और फिर उसके बाद दोबारा फॉर एग्जांपल 10.5% पे आ जाता है, तो तभी तो 10.5 पर आएगा, जाहिर है बढ़ेगा भी और भी बढ़ेगा थोड़ा डिस्काउंट रेट, बट फिर उसके बाद वापस 10.5 पर आएगा। तो कैपिटल मार्केट जिससे पहले तकरीबन 2 लाख के लेवल की तरफ चली गई थी, तो जाहिर है वो दोबारा जाएगी। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये नहीं, आप बीच का हिस्सा मिस कर गए, फिल इन द ब्लैंक। आपने कहा अभी बढ़ेगा, आपकी बातों को मैं बड़े गौर से सुनता हूं। आपने कहा अभी बढ़ेगा, फिर बाद में कम होगा, बढ़ेगा 2 हफ्ते के बाद, तो 2 हफ्ते के बाद बढ़ेगा, तो फिर इसका मतलब 2 हफ्ते से ज्यादा जंग चलेगी ना। जी जंग तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि जंग तो सॉल्व नहीं होता। ये तो जाहिर है इसमें एक जगह पे इन्वेस्टमेंट हो गई है, वॉर में इन्वेस्टमेंट हो गई, तो वो ऐसे तो नहीं। अगर कोई वीक होता, कोई कॉन्फ्लिक्ट होता, तो बात थी। अब ये वीक कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है, ये तो एक स्ट्रांग पार्टी है और एक वीक पार्टी है। अब वो स्ट्रांग पार्टी आप कह रहे हैं कि वो हार मान ले, तो ये थोड़ा सा जो है थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। बिल्कुल एक
पॉलिटिकल मूव हो सकती है कि शॉर्ट टर्म के लिए जो है ये बात थोड़ी जो है वो दब गई है और कुछ दिन थोड़ी पीस नजर आ रहा है ये जब ब्रिटेन की विजिट है फॉर एग्जांपल यूएस की तरफ, बट लॉन्ग टर्म जो है ये ब्लॉकेड जो हॉर्मुज़ का है ये आई थिंक कि अगर ये प्रोलॉन्ग होता है तो इसका इम्पैक्ट पूरे रीजन को पड़ेगा। और आई थिंक कि अगर ये ब्लॉकेड ही तक बात रहती है तो पूरा इन्फ्लेशनरी इन्वायरमेंट काफी पूरी दुनिया का बढ़ जाएगा और पाकिस्तान के अंदर भी बढ़ेगा, जिसकी वजह से डिस्काउंट रेट के अंदर भी इजाफा होगा, कैबोर के अंदर भी इजाफा होगा। बट इवेंचुअली बात यही हो रही थी कि ये कभी से कभी तो ये ब्लॉकेड हटेगा या इसके जो दूसरे जो ट्रांसपोर्टेशन एंगल्स हैं उनको देखा जाएगा और फिर वहां से जब ट्रांसपोर्ट होगा तो सम डे जो है वो दोबारा इन्फ्लेशन नीचे आएगा और कैपिटल मार्केट दोबारा जो है वो तेजी का रुख करेंगी, मे बी इन 6 months, मे बी इन अ ईयर। देखो आपकी बात को मैं बड़ी अहमियत देता हूं। खैर मैं आपकी तरफ वापस आता हूं। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जनाब जफर पराचा साहब जो कि ई कैप के सदर भी हैं और हाल ही में इन लोगों की मुलाकात हुई है बिलाल बिन साकिब साहब के साथ और उस मुलाकात का भी कुछ हाल अहवाल पूछते हैं, फिर उसके बाद इनसे डॉलर के ऊपर इंटरेस्ट रेट का इम्पैक्ट भी पूछेंगे। वेलकम करता हूं जफर पराचा साहब आपको शो में। अस्सलाम वालेकुम जनाब, बहुत शुक्रिया आपका। खबरों की जीनत बनी रही, आप लोगों की मुलाकात हुई है बिलाल बिन साकिब साहब के साथ। मेरे ख्याल से उसके अंदर क्या क्या हुआ उसके हाल अहवाल आपसे ही पूछ लेते हैं। जनाब वाला क्या खबर रही उसमें? जी देखिए जनाब, 2 रोज पहले हमारी इस्लामाबाद में 3 अहम मीटिंग्स हुई। एक वजीर मुमलिकत बराए खजाना किया बिलाल अजहर कैनी साहब से, दूसरा ये जो पी-12 के चेयरमैन है बिलाल बिन साकिब साहब से और डायरेक्टर जनरल टैक्सेशन उनसे मुलाकात हुई। अच्छा। और ज़ाहिर इस्लामाबाद में इमरजेंसी की सूरत हाल है और मजीद हमारी एक मुलाकात होनी थी चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी साहब से, लेकिन वो उनको अर्जेंसी क्योंकि इस वक्त एक्टिंग प्रेसिडेंट भी हैं तो उनको इस्लामाबाद से किसी और शहर जाना पड़ गया था। तो अब मैं बात करूंगा बिलाल बिन साकिब साहब की। तो हमारी मीटिंग थी तय उनसे और उस वक्त वो पेशावर में थे। उन्होंने कहा आप लोग मीटिंग स्टार्ट करें, मैं विद इन 1 आवर पहुंच जाऊंगा जी। और वाकई ऐसा हुआ कि वो विद इन 1 आवर बहुत तेजी के साथ आए। और मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुल्क के नौजवान हमारा फख्र भी हैं, हमारा हीरो भी हैं। इस वजह से कि क्रिप्टो के बारे में जो ट्रम्प की बहुत करीब है, इवन देन ईरान और अमेरिका के जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसका भी कहीं ना कहीं उसमें उनका भी रोल है, फील्ड मार्शल साहब और वजीर आजम के साथ साथ। तो क्योंकि अमेरिका जो ट्रम्प के करीब होने की वजह से, ठीक है, और हमारा काबिल फ़ख्र सरमाया भी है कि पाकिस्तान की हीरो के तौर पे उनको देखा जा रहा है। अच्छा, बात आ जाती है क्रिप्टो काउंसिल और क्रिप्टो कारोबार की। तो हमने उनको सारी सूरत हाल बताई जिससे वो पहले ही फुली अवेयर हैं कि जो इस वक्त पाकिस्तान में क्रिप्टो जो एसेट्स हैं लोगों के पास, जो हमारी सरकारी एजेंसियां या तो उन्हीं के बैक पे जो लोगों को शॉर्ट टर्म किडनैपिंग करके या किडनैपिंग कह लें उसको या जो भी कह लें, डिटेन करके और उनसे उनकी क्रिप्टो को छीन लेते हैं, ट्रांसफर करा लेते हैं। उनको बहुत आसान है, आपको उन्होंने अगवा किया और कहा ये लाओ और ये अकाउंट में ट्रांसफर करो। तो ये एयरपोर्ट पे भी वाकयात हुए, रिपोर्टेड है, FIA में भी हुए, CID में भी हुए और लोगों ने अरबों रुपए लोगों के छीन लिए। तो वाहिर है वो भी इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा पाकिस्तान का निज़ाम है वो जो मैंने को देखा कि उनकी टीम के कुछ लोग थोड़ा नेगेटिविटी की तरफ थे, जो क्योंकि जाहिर है वो हमारे जो इदारे हैं जिन्होंने उन्होंने काम किया है उन वहीं से उनका ताल्लुक है, डेपुटेशन पे आए हुए हैं। कुछ टीम में उनके पॉजिटिव लोग थे, लेकिन जो उनका वो इंतहाई पॉजिटिव है बिलाल बिन साकिब साहब। एक तो हमने उनको ये कहा कि जो आप कोई जो मार्केट है, आपका जो कस्टमर है, आपका जो डेटा बेस है वो तो हमारे पास है, आप इधर उधर कहाँ जा रहे हैं। और हमारा ऑलरेडी फॉरेन एक्सचेंज का बिजनेस है और हमारे पास लोग आते हैं, हम मना करते हैं तो फिर मार्केट में चले जाते हैं या फिर वो बेचारे लॉस करते हैं या कल लोगों के हाथ लग जाते हैं। पता लगा बहुत सी ऐप्स रातों रात गायब हो जाती हैं या वो उनको सही एडवाइस नहीं करते। तो
उन्होंने बिल्कुल इस बात से मुत्तफिक हुए। उन्होंने कहा आप लाइसेंस लें। हमने कहा हम अलग से लाइसेंस नहीं लेना चाहते, हम अलग एक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं खड़ा करना चाहते, ये तो फिर वही बात हो जाएगी कि एक अलग सिस्टम बनाए। हमने कहा हमको इसके अंदर ही एक हमें विंडो दें, जैसे हम फॉरेन एक्सचेंज का काम कर रहे हैं, रेमिटेंस का काम कर रहे हैं, इनवर्ट आउटवर्ड ब्रांचलेस काम कर रहे हैं बैंकिंग का। तो उन्होंने कहा कि इसके ऊपर थोड़ा सा हमें मेहनत करनी पड़ेगी और हम और आप मिलकर इसके ऊपर काम करेंगे। तो बहुत पॉजिटिव उनके रिमार्क्स थे, बहुत पॉजिटिव थे वो, और उनकी आधी से ज्यादा टीम पॉजिटिव थी। तो मुझे ये लगता है कि वज़ार अब इसमें सेंट्रल बैंक भी है, उनको भी राजी करना है कि वो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन में अमेंडमेंट करें और इसकी एक विंडो दे दे, तो कि कोई इतनी बड़ी या मुश्किल बात नहीं है। जब आप तो यानी आपकी बड़ी अच्छी खुश उसलूबी के साथ मामला तय पाए, और लेट्स होप कि एवरीथिंग नाउ मूव्स इन द राइट डायरेक्शन। ये बात इनकी सही है कि इफ़ इट इज़ पॉसिबल तो इसी में ही इंटीग्रेट किया जा सकता है, सेपरेट एंटिटी क्रिएट करने के बजाय। अगर सारे लोग सेम पेज पर आ जाएं तो आई थिंक स्टेट बैंक बीइंग द प्राइमरी रेगुलेटर कैन समहाउ वर्क विद पिवारा to allow them a separate window and SECP separate window। जी SECP को भी उसमें इंक्लूड करते हुए हमारे सिद्धू साहब भी बड़े अच्छे आदमी हैं, जो चेयरमैन है SECP। मैं आपकी बात काट रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे जो उन्होंने जो लोग इंडक्ट किए हैं वो स्टेट बैंक से भी थे हैं और SECP भी हैं। तो वो जो उनको फौरी तौर पे रिस्पांस चाहिए या जो चीजें चाहिए वो भी उनकी टीम को देख के खुशी हुई। ठीक है, अच्छी बात है ये। और यहाँ पे मैं एसएन मेहंती साहब को भी शामिल करूंगा। एसएन मेहंती साहब, पिछली दफा आपने बात की थी कि somehow we can bring digital assets, blockchain and cryptocurrency into mainstream, Pakistan will be able to tokenize its debt or maybe other varieties of products जो हमारे मुल्क को हेल्प कर सकती है। इसके बारे में मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप कुछ बोलें। देखिए बिल्कुल सही है, ये न्यू जो एरा है उसमें जो इसका यूजेज है क्रिप्टो करेंसीज का, आई थिंक इसका यूजेज अलाउ होना चाहिए, लेकिन इसके साथ सिक्योरिटी इम्पैक्ट भी इसके बहुत ज़्यादा हैं। हमारा जो इसकी जो यूजेज है वो बैंकिंग सिस्टम के अंदर होनी चाहिए और जाहिर है एक पर्टिकुलर रेगुलेटरी इस पे चेक होना चाहिए कि इसका जो भी इसकी बाइंग हो और इसकी सेलिंग हो वो रेगुलेटरी ओवरसाइट के अंदर हो। तो आई थिंक कि हमें ज़रा इसको इस एस्पेक्ट को भी देखना चाहिए कि ये इसका मिसयूज नहीं हो जाए। फॉर एग्जांपल हमारी करेंसी का मिसयूज नहीं हो जाए। हम बड़ी मुश्किल से रुपये को स्टेबल हमने किया है 280 के लेवल पर। आई थिंक कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा इस क्रिप्टो करेंसी को एडॉप्ट करने के बाद कि ये 280 का लेवल जो है इसको हम बरकरार रखें। बहुत तरह की स्पेकुलेशन होती है, एक्सेसिव स्पेकुलेशन अगर अगेंस्ट रुपी हो गई और जाहिर है रुपी सेल होगा और क्रिप्टो करेंसी बाय होगी। और आई थिंक कि स्टेट बैंक हमेशा हेजिटेंट रहा है गोल्ड रेट पर, क्योंकि गोल्ड रेट जब होती है तो डॉलर की मांग बढ़ती है। इसी तरह से अगर क्रिप्टो करेंसी अगर हम उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा, यानी कि आप इन्वेस्टमेंट करेंगे मैं करेंगे तो जाहिर है वो हमें उसके लिए डॉलर अगर हम किसी एक्सचेंज कंपनी से हमें अलाउ नहीं है विदाउट रीजनिंग इस पे स्पेकुलेट करना, तो क्रिप्टो करेंसी यूज करके हम क्रिप्टो पे भी स्पेकुलेट करेंगे, क्रिप्टो की प्राइसिंग पे भी और डॉलर पे भी स्पेकुलेट। देखिए वो नेचुरल फ्लो है, वियतनाम हो रुपये को पड़े। देखिए ये नेचुरल फ्लो है। एहसन मेहंती साहब, बात ये है कि इट इज़ एन अनस्टॉपेबल फिनोमेना। वियतनाम में आप देखें क्रिप्टो ट्रेंड बढ़ रहे हैं क्योंकि डोंग आपको पता है कभी उस तरह से अपने आप को कदमों पे खड़ा ही नहीं कर सका। इंडोनेशियन रुपया को देख लीजिए, वो भी नहीं खड़ा हो सका। सो दिस इज़ अ नेचुरल ट्रेंड जहाँ पे भी ममालिक की अपनी मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज़ अच्छी ना हो, ट्रेड डेफिसिट्स कंट्रोल में ना हो, मैनेजेबल ना हो, वहाँ पे ऑटोमेटिकली लोग क्रिप्टो की तरफ शिफ्ट होते हैं। ये एक नेचुरल ट्रेंड है और आपने बिल्कुल सही फरमाया। इसका पूछ लेता हूँ जफ़र राजा साहब, बात यह कि एहसन मेहंती साहब हैज़ राइटली पॉइंटेड आउट कि ऑब्वियसली एक प्रेशर डेवलप होगा, बट डू यू थिंक कि स्टेट बैंक कोई CBDC के लाने के प्लान में है? कुछ उन्होंने आपके साथ डिस्कस किया? क्योंकि इसका वे आउट सिर्फ CBDC है और CBDC के ऊपर उनका कोई वर्क नहीं है। मेरा नहीं ख्याल स्टेट बैंक की कोई तवज्जो इस बारे में। जी देखिए, मेहंती साहब ने बिल्कुल सही बात कही है, मैं इनसे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि चाहे गोल्ड की इंपोर्ट हो, चाहे ये आपका क्रिप्टो हो, ये बेस ऑन फॉरेक्स, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ और बाहर दीगर ममालिक के सर्कमस्टांसेस में फर्क है।
हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत कम है, ठीक है, लेकिन हमको अब इसको शिफ्ट करना होगा रीढ़ के ऊपर, ओपन मार्केट के ऊपर, और सीडीसी के अंडर कंट्रोल बिल्कुल होना चाहिए, इसके बगैर गुजारा नहीं है। लेकिन और स्टॉक एक्सचेंज और एक्सचेंज कंपनीज ही इस चीज को कैटर कर सकती हैं, इसका केवाईसी कर सकती हैं, एएमएल वगैरह, ठीक है, क्योंकि दोनों ही फुल्ली कंप्लाइंट इदारे हैं। जी जी जी। इसके अलावा कोई इतना कंप्लाइंट इदारा नहीं है। अब आ गई बात इसकी सिक्योरिटी की, इसकी प्राइसिंग की, तो अभी तक जो स्टेट बैंक सोच रहा है, एक तो वो उन्होंने सैंडबॉक्स बना दिया अपना, जी जी, और वो चाहते हैं कि पाकिस्तानी करेंसी में क्रिप्टो लाई जाए, उसके ऊपर उनका एक तो काम ये हो रहा है। अब रह गई बात कि फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर हमारे वो ना आए बर्डन, तो इसके लिए अगर हम ओपन मार्केट की तरफ चले जाएं इंटरबैंक से हट के, और अपने रेगुलेशन जो ओवर रेगुलेटेड है, जो अक्सर मैं आपके प्रोग्राम्स या मुख्तलिफ जगहों पे कहता हूँ कि अगर हम उनको थोड़ा सा जमाने के साथ लेके चले, क्योंकि जो हमारी पॉलिसीज है ना, वो आपस में हमारी अपनी पॉलिसीज कन्फ्लिक्ट करती हैं 120 डिग्री के ऊपर। एक तरफ हम कहते हैं कि हम जो फॉरेन एक्सचेंज का बिजनेस है 500 बेचें, $600 दें और बायो करें और फलाना करें, और ये बेइंतहा जो फजूल किस्म के कवानीन है। और दूसरी तरफ हम बात करते हैं ब्रांचलेस की, डिजिटल की। इसके बारे में मजीद बात करते हैं। इंटरेस्ट रेट के इम्पैक्ट ऑन करेंसी से पहले एक सवाल ये एहसन मेहनती साहब से ये भी पूछ लेता हूँ। आपकी कंटेंशन थी एहसन मेहनती साहब के प्रेशर आएगा, लेकिन इस वक्त रेडी प्रेशर जो है वो यूएसडीटी इनकैशमेंट पे है, जो कि गल्फ से और विसिनिटी के ममालिक से निकलना चाह रहा है। और मेरा ऐसा ख्याल है कि पाकिस्तान एक ऐसी मार्केट है जहां पर वो पैसा वापस आ सकता है। इनफैक्ट इस वक्त आपको यूएसडीटी शायद एट ए डिस्काउंट मिल जाए। ये एक मिसाल दे रहा हूं आपको, उसकी वजह यह है कि लॉट ऑफ मनी वांट्स टू एस्केप द गल्फ एंड हु वुड लाइक टू इनकैश इट बेटर देन पाकिस्तान इटसेल्फ। अदरवाइज तो आपको पता है कि हमने अवाम को तो पता नहीं लगने दिया, लेकिन IMF ने हमारी फॉरेन करेंसी जो रजीम है उसको चेंज कर दिया है अंदरूने खाना, लेकिन प्रेशर नहीं आया पाक रुपी के ऊपर। उसका रीज़न ये था कि इतने सारे लोग इस वक्त जो ओवरसीज जो भी हैं वो पाकिस्तान वापस पैसा लाने के लिए राज़ी हैं, और स्टेडी फ्लो भी मौजूद है। तो दैट गोज सेम फॉर क्रिप्टो एंड दैट गोज सेम फॉर फॉरेक्स। तो रियली स्पीकिंग मैनी करेंसीज इन द गल्फ आर सेलिंग एट ए डिस्काउंट इन पाकिस्तान। आपसे पहले बात कर लेता हूँ जी एहसन मेहनती साहब। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि अगर ये फॉर एग्जांपल फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लानी है, बिटकॉइन होता, पाकिस्तान में पैसा आ जाता, अनआस्क्ड आ जाता। पाकिस्तान में लॉज ऐसे हैं कि एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा अगर एक साल के अंदर लाए जाएं तो उस पर पूछगछ है, वो पूछगछ ऑफिशियल है। IMF भी समझता है कि ये चीज होनी चाहिए, पूछगछ होनी चाहिए। मैं जो इससे पहले जो बात कर रहा था, और मैं बात दोबारा से यही करूंगा क्योंकि हम IMF प्रोग्राम में हैं, और IMF प्रोग्राम में हमें हर चीज का रिएक्शन फौरन देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर रुपी गिरता है 280 के लेवल से, फॉर एग्जांपल 10% गिर जाता है, तो इन्फ्लेशन हमारी जो इस वक्त 10% है तो वो 20% हो जाएगी, और फिर हमें डिस्काउंट रेट 5% पे ले जाना पड़ेगा। तो कहने का मकसद ये है कि एक कोई भी ऐसी हम कोई ऐसे डिसीजन हमारे हो सकते हैं जो हमारी करेंसी को रैटिल कर सकता है। तो ये इससे पहले रेगुलेटरी इंसाइट अगर SBP का हो तो आई थिंक कि वो हमें इस सिचुएशन से बचा सकता है। ये इसके अंदर नॉट ओनली ये फंडामेंटली कोई चीज अट्रैक्टिव हो जाए, फॉर एग्जांपल एक बिटकॉइन है वो आपको नजर आ रहा है 10% बढ़ता हुआ, तो उसमें सब कूद बैठेंगे, और आई थिंक कि ये हमें पता भी नहीं लगेगा कि वो कहाँ से पैसे किसने किस एक्सचेंज को यूज करते हुए जो है पैसे निकाल दिए पाकिस्तान से। और 10% जो है फॉर एग्जांपल रुपी को डेप्रिसिएट का मतलब यही है कि इन्फ्लेशन 10% बढ़ गई, और फिर हम IMF प्रोग्राम में हम उस सिचुएशन से निकल नहीं सकते, या उसको हम उनको क्लियर नहीं कर सकते कि कोई टेम्पररी फिनोमेना है और विल बी बैक टू ट्रैक। तो अब ये है कि हम वो मिडल ईस्ट के जो इन्वेस्टमेंट है जो कि इनकैश भी नहीं हो सकती है, उसके चक्कर में हम एक क्रिप्टो को इंट्रोड्यूस कर दें, जो हम जिसके सिर्फ पॉजिटिव साइड देख रहे हैं कि ये USDT में हमारे पास पैसा आ जाएगा। तो ये हम सोच सकते हैं कि अगर एक
एक स्पेकुलेटिव एलिमेंट जो है हमारे रुपये को अगर गिरा देता है किसी भी वजह से कि हमारी करंट अकाउंट डेफिसिट से इस वक्त प्रेशर आएगा, जाहिर है ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं तो हमारी इंपोर्ट बिल बढ़ता है, और आई थिंक कि जो हमारी एक्सपोर्ट पे भी इम्पैक्ट पड़ रहा है बिकॉज ऑफ दिस क्लोज ऑफ हॉर्मुज़, ये हमें कहीं ट्रबल में नहीं पहुंचा दे ऐसी सिचुएशन में जहां पर हम पैसे लेने जा रहे हैं वो हमें देने नहीं पड़ जाए। तो टू अनफॉर्चुनेट कि हम इस वक्त IMF प्रोग्राम में हैं, वरना हम ऐसे रिस्क ले लेते। IMF प्रोग्राम में रहते हुए हमें ऑन डेटा जाना पड़ेगा, और जब ऑन डेटा हम जाएंगे तो इन्फ्लेशन रेट हमारा उसके साथ डिस्काउंट रेट को बढ़ाना पड़ेगा, और फिर जाहिर है उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट आप जिस तरह हम इससे पहले डिस्कस कर रहे थे। तो ये सारे एंगल्स हमें देखने हैं। वी अंडरस्टैंड कि ये दुनिया भर में करेंसी यूज होती है, बट इनका नाम एक वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो है इनको कहा जाता है, और अच्छे लोगों की तरफ से कि ये आपको जो है एक डिस्ट्रक्शन की तरफ भी लेकर जा सकती है। तो काफी सोच समझ के हमें ऐसी करेंसीज को, इनकी यूजेज को जो है वो अलाउ करना चाहिए। बड़ा अहम नुक्ता आपकी तरफ से आ गया, लेकिन अब जफर प्राचे साहब थोड़ा सा टॉपिक को चेंज करूंगा। जफर प्राचे साहब, मैं इस चीज़ से वाकिफ़ हूँ, आप भी जानते हैं और नाजरीन भी इस चीज़ से जुज़वी तौर पे वाकिफ़ हैं कि IMF ने बेसिकली अब फ्री फ्लोट मार्केट रजीम इंट्रोड्यूस करवा दी है, लेकिन हमने छुपा दिया बातों में, ख़बरों में, ईरान ने हमला कर दिया, पाकिस्तानी इनकलाब ने ये कर दिया, उन्होंने ये कर दिया, लेकिन असल खबर बीच में से गायब कर दी। वो ये कि IMF ने फ्री फ्लोट मार्केट मैकेनिज्म या फ्री मार्केट रजीम यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दी है। मैं सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? मेरे से बात कर रहे हैं आप? जी जफर प्राचा साहब। देखिए जनाब, एक तो बात ये जो आपने फ्री फ्लोट वाली बात की है, वो हमारे यहाँ कई साल पहले से, जिसको रीर हम कहते हैं, वो इम्प्लीमेंट था और है। जी। तो अब जो हमारे यहाँ जो 2-3 साल पहले हमारे इकोनॉमिक कंडीशंस हो गई थी, तो हमने उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए मुख्तलिफ जगहों पे, ना सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज, अगर आप स्टॉक एक्सचेंज देखें उसके अंदर भी हमने थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिया। जो बहुत ज्यादा ऊपर नीचे सीसा होता था वो रुका, फिर इसके अलावा स्मगलिंग या दीगर टैक्सेशन का निज़ाम, बहुत सारा, मतलब हर तरफ आप कहीं पे भी यू नेम इट कि जो आपके एस्टेब्लिशमेंट ने एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए, तो वो अभी भी, और IMF इस बात से मुत्तफिक है कि हमको रीर या फ्री फ्लोट जो है सूट नहीं करता। जैसे मेहनती साहब ने फरमाया कि हमारा तो थोड़ा सा फॉरेन एक्सचेंज है, कहीं वो निकल ना जाए, ठीक है, क्योंकि हर एक्शन का रिएक्शन भी होता है और हर कानून का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बातें होती हैं। जी। मैं क्रिप्टो पे बात करूंगा कि हमने जो उनको सजेशन दिया और जो उनका ज़हन है, वो जो आपने बात की ना कि रेमिटेंस या क्रिप्टो आने की, तो उनका ज़हन भी यही है कि जो हमारी रेमिटेंसेस आती हैं वो जो क्रिप्टो की वाली हमारे सिस्टम में नहीं आ रही, वो आनी चाहिए थ्रू क्रिप्टो, ठीक है। वो जो हमारी ग्रे मार्केट में या आउट ऑफ बुक या हवाले में जा रही हैं, एक तो वो पैसा हमारे पास आना चाहिए और वो इन कैश में होना चाहिए। इनकैशमेंट के ऊपर ज्यादा नजर है इसकी क्रिप्टो काउंसिल की। फिर जो बात मैंने उनसे की, जो सजेशन दी, मैंने कहा कि जो भी क्रिप्टो, वैसे तो इस वक्त दुनिया में 85 से 90 हजार के करीब क्रिप्टो करेंसीज मौजूद हैं, ठीक है। मैंने उनको सजेशन दिया जिसको उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया। मैं कहा हम मुख्तलिफ किस्म के टोकन निकाल सकते हैं, एसेट बेस जी, जिसके पीछे गोल्ड बेस भी हो सकता है, सिल्वर बेस कॉइन भी हो सकता है, और प्रॉपर्टी बेस यानी कि रीट बेस, ठीक है, उसके पीछे को प्रॉपर्टी हो, एसेट हो, और वो हम टोकन इशू करें, टोकनाइज हो, और वो उसके अंदर ट्रेडिंग हो ताकि लोग अट्रैक्ट हों, और हम अपने जो उनके जो कॉइन्स हैं या क्रिप्टो है, वो बजाय वो बाहर बेचने के, वो पाकिस्तान में इन कैश करा के उसमें इन्वेस्टमेंट करें। थोड़ा सा हम जो डिस्कशन हुई और जो बातें आउटकम आई और उसके ऊपर पेपर बनाने के लिए कहा है उन्होंने, आपकी भी हेल्प लेंगे उसमें। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, या मेहनती साहब जैसे लोगों की भी हेल्प हमको लेंगे, मशवरा करेंगे। तो उन्होंने कहा है कि आप हमें पेपर बना के दें इस तरह के जिससे मुल्क का नुकसान भी ना हो, हमारा फॉरेन एक्सचेंज बाहर ना चला जाए। इसमें कोई शक नहीं है, मेहनती साहब की बात से मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि पता लगा हमारे जो चंद बिलियन के डॉलर के रिजर्व हम फौरन निकल जाएं, क्योंकि उसके अंदर माइनस पॉइंट ज्यादा है क्रिप्टो में। उसकी आपको सिक्योरिटी
फिर उसकी प्राइसिंग, इतनी वॉलिडिटी है, और बहुत से जो आपके क्रिप्टो हैं वो रातों रात गायब हो जाते हैं। ठीक है जी। तो हम अपने सर्कमस्टांसेस को देख के चलेंगे, IMF को देख के चलना चाहिए हमको, यानी कि बिल्कुल एकदम से दौड़ नहीं लगा देनी चाहिए, क्योंकि अब मैं ये देख रहा हूँ 10, 15, 20 दिन से क्रिप्टो के खिलाफ भी बातें आ रही हैं मुख्तलिफ मुल्कों में। जैसे सुनने में आ रहा है चाइना ने बैन किया है, कल पर कुछ रोज पहले इंग्लैंड में क्रैकडाउन हुआ है क्रिप्टो के खिलाफ, क्योंकि इसमें ज्यादातर जो ट्रांजैक्शंस हैं वो ग्रे एरिया की है, क्योंकि ना बेनिफिशियल ओनर का मालूम है, ना असल ओनर का मालूम है, और ना ये मालूम है कि ये क्रिप्टो कौन निकाल रहा है, किस तरह निकाल रहा है, क्योंकि इस ये 2-3 किस्म के क्रिप्टो होते हैं। तो बिल्कुल फ्री, हर किस्म के कवानीन से फ्री हैं, कुछ मावरा है, कुछ इंटरनेशनल लॉज को अबाइड करते हैं और कुछ फॉलो करते हैं। ठीक है, और जो असल बात है वैलिडिटी, कि भाई अभी अगर हमको कोई डिस्काउंट में मिल रहा है और फिर पता लगा वो पैसा बाहर निकल गया, तो ये भी नेगेटिव पॉइंट्स हैं। लेकिन पॉजिटिव ये है कि हमको ये पैसा जो हमारा है, अगर कोई इनकैशमेंट है, वो हमको अपने नेशनल इकोनॉमी का हिस्सा कैसे बनाना है, और सब उस चीजों को देखते हुए, अब जैसे कि मैं आपको मिसाल दूं, कल परसों की तुर्की की, जो मैं कहीं पढ़ रहा था, उन्होंने कहा है कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाएगा या अपने मुल्क, अपने टर्किश लोग पैसा वापस लाएंगे, उनको 20 साल की टैक्स फ्री हॉलीडे। ठीक है, हम टैक्स फ्री हॉलीडे नहीं दे सकते, ना हमें देना चाहिए, लेकिन अगर हम उनको 1 विंडोज दे दें, सोल्यूशन दे दें, 1 नेशन 1 टैक्स कर दें, टैक्सेस कम कर दें, तो इस वक्त पाकिस्तान बेस्ट कंट्री है इन्वेस्टमेंट लाने का, हर तरफ, डिफेंस वाइज, इकोनॉमी वाइज, आपका जो कहेंगे जिसको हम ज्योग्राफिया वाइज। ठीक है, तो जैसे हमारा 1 बेल्ट 1 रोड का आइडिया है, जो कि हम सिर्फ पिछले दिनों चाइना की तरफ जाके बैठ गए, वो भी हमने गलत किया। अब हम दोबारा से उन सारी चीजों को रिवाइव भी कर रहे हैं। देखिए, आप इशारे दे रहे हैं, इशारे किनारे में बहुत सारी बातें बता रहे हैं, कोई चाइना जा रहा है, कोई नहीं जा रहा। आप देखें, इशारों में बहुत सारी बातें बता रहे हैं आप इस्लामाबाद पिंडी से होकर आए हैं, आपको पता है चीजों का। अब मैं नहीं ज्यादा बोलूंगा, आगे खुद समझ जाए नाजरीन। ठीक। तो मेरा मकसद है, हमको सब चीजें देखनी चाहिए और ओपनली हमको डिबेट करनी चाहिए। और अब हमको ये जो इस्लामिक ममालिक की हमदर्दी है, खास तौर पे जो हमने देखा ईरान के खिलाफ जो अरब इस्लामी ममालिक का किरदार, पाकिस्तान के खिलाफ उनका किरदार, वो सब खुल के सामने आ गया है। UAE ने जो हमारी कमर में छुरा घोंपा है, वो भी हमारे सामने आ गया है। ठीक है ना, तो अब हमको सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए सोचना चाहिए। देखिए सर, हम ज्यादा गड़बड़ नहीं कर सकते। अगर हमने ज्यादा गड़बड़ की तो UAE में पाकिस्तानियों के कितने पैसे हैं, एक लिस्ट शायद खुद ही निकाल दी गई हो। आपको पता है उस लिस्ट में किस किस का नाम है, उसमें कुछ पर्दा नशीनों के भी नाम आते हैं, मामला बड़ा गड़बड़ हो जाएगा यहाँ पे। बल्कि अच्छा किया आपने ये बात की। मैं जनाब एहसन मेहनती साहब को भी शामिल गुफ्तगू करता हूँ। एहसन मेहनती साहब, बीच में ये बात, अब जाहिर बात है मैं तो आपसे ये पूछने लगा था कि किस तरह फ्लो अलाउ होगा, लेकिन जो ये बात कर रहे हैं कि चेंजिंग जियोपॉलिटिकल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो है, उसकी वजह से पैसे वापस पाकिस्तान तो आ सकते हैं, लेकिन आपको पता होगा कुछ अरब कंट्रीज रिस्ट्रिक्शन भी लगा रहे हैं ऑन द रिटर्न ऑफ मनी और एग्जिट ऑफ मनी फ्रॉम देयर कंट्रीज। सो आई डोंट थिंक द फ्लो इज कमिंग टुवर्ड्स पाकिस्तान। व्हाट कैन बी द सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम व्हेन द कंट्री फ्रॉम वेयर वी आर विड्रॉइंग द फंड्स रिफ्यूजेस कि हम पैसे नहीं जाने देंगे? देखिए, ये बात बिल्कुल मुनासिब है कि ये जो मीटिंग्स हो रही हैं उसमें क्रिप्टो को लाने की कोशिश की जा रही है, और उसका जो सोल्यूशन है वो इसी तरह से है कि अगर ये इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो के अंदर हो और ये अगर पैसा क्रिप्टो की तरफ जाए, तो वो जो रिस्पेक्टिव मिडिल ईस्ट कंट्री है वो डिसअलाउ नहीं करता किसी क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट को। तो वो जाहिर है डिसअलाउ करता है अगर वो पैसा मुल्क से बाहर जा रहा हो। और उसी मुल्क में अगर क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रही है और जाहिर है मिडिल ईस्ट कंट्रीज में क्रिप्टो इजीली अवेलेबल है, तो उस क्रिप्टो से जो है वो आ भी
सकता है इस मुल्क के अंदर, और हम एक पर्टिकुलर विंडो, जिस तरह से अभी जफर साहब ने इंडिकेट किया कि भाई एक विंडो दे दी जाए उनको, और वो उस विंडो के अंदर जो है उस क्रिप्टो करेंसी को रेमिटेंस विंडो, इसको ऐसे कह लें कि रेमिटेंस विंडो बन जाए, रेमिटेंस विंडो है। वो अनआस्क्ड मनी जो है, अनआस्क्ड मनी जो है पाकिस्तान में आ जाए, बिकॉज लीगल चैनल्स के थ्रू, यानी कि जो बैंकिंग चैनल्स है उसमें पूछगछ है, तो अगर क्रिप्टो के अंदर आ जाए तो उसमें इतनी जाहिर है उसके लॉज हम थोड़े कंफर्टेबल लॉज बना, ये बात आपने मिडिल ईस्ट से जो है वो थ्रू दैट क्रिप्टो करेंसी पाकिस्तान का रुख कर सकती है। तो आई थिंक ये बातचीत भी इसी एंगल पे हो रही है कि ऐसी कोई क्रिप्टो करेंसी हो जिसको प्रोवाइड किया जाए उन पाकिस्तानीज को जो कि मिडिल ईस्ट में इस वक्त हैं, और जाहिर है उनके लिए वो अवेलेबल हो, और फिर वहां से उस क्रिप्टो करेंसी का जो ट्रांसफर है वो पाकिस्तान के अंदर आ जाए। ब्यूटीफुल, यही मैं एग्री करता हूं, और यही प्रपोजल मैं जफर प्राचा साहब को भी दूंगा, बल्कि बिलाल बिन साकिब साहब को भी दूंगा, और जो बाकी भी कैप के इनके नुमाइंदागान हैं और वहाँ पे जो और मेंबर्स भी हैं पेवारा के, उनको भी दूंगा कि अगर वेसल हम खुद क्रिएट कर दें और इनको विंडो भी दे दें, ताकि क्रिप्टो करेंसी जो है वो पाकिस्तानी ओन्ड हो और उसमें परचेजिंग करके यहाँ पे सेल कर दिया जाए, तो वो बाकायदा लेजर बेस्ड होगी, सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव होगी, और हमारे जो जितने ये मनी चेंजर हैं या इवन के हमारे बैंक्स हैं वो उनको चलाएं। हिंदुस्तान की अपनी ब्लॉकचेन्स भी हैं, हिंदुस्तान की अपनी क्रिप्टो करेंसीज भी हैं। इन अदर वर्ड जफर प्राचा साहब बड़ी खूबसूरत बात इन्होंने की है कि देयर कैन बी आवर ओन क्रिप्टो करेंसी विच विल बी मोस्टली फॉर बुक कीपिंग पर्पसेस, उसको और किसी काम के लिए इस्तेमाल ही ना किया जा सके, सिर्फ आप लोगों की रेमिटेंस के लिए इस्तेमाल किया जा सके, वहां पर बंदा पेमेंट करे और यहां पे आपके काउंटर पर से कैश ले ले। जी जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि देखिए हम उस पर पाबंदी तो नहीं लगाएंगे, पाबंदी तो नहीं लगा सकते। हाँ। पाबंदी अगर लगाएंगे तो वो फिर नहीं आएगा, ठीक है, सीधी बात है। अगर आप लेकिन आसानी पैदा कर सकते हैं, आसानी पैदा कर सकते आसानी हैं। पैदा कर अगर हम ये कहें हम उसको कि तुम वापस नहीं ले जा सकते, ये रोड वन वे है, इस पे आ सकते और जा नहीं सकते, तो अगर आप किसी को ले जाने नहीं देंगे तो आपके मुल्क में लाएगा कौन, जो मैंने आपको अक्सर ये बात कहता हूँ, ठीक है। तो आपको दोनों वन टू वे रखना पड़ेगा। जी जी। और हाँ, ये जरूर है, आपको ये कैलकुलेशन देखनी है कि आपके मुल्क में जो रेमिटेंस आती है इनवर्ट, वो नियर अबाउट 40 बिलियन आती है, और जाता कितना है 1-1.5 बिलियन। तो आपको इतना तंग दिल नहीं होना चाहिए और संग दिल नहीं होना चाहिए कि 1-1.5 बिलियन आप लोगों को ना ले जाने दें, क्योंकि आप जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं लोगों को लाने की, तो जब आप दूसरी जगहों पे फॉरेन जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं वो आपको वापस आने से मना नहीं करते। अभी भी आपके पास $40 बिलियन आ रहा है, तो वो लोग आपको मना तो नहीं कर रहे ना, वो कहते हैं ले जाएं। तो हमको भी करंट जो हालात हैं और जो इस वक्त, हमको 1850 के जमाने में नहीं जाना चाहिए, ठीक है। पहली नहीं, बात बड़ी अहम बात आपने की, लेकिन यहाँ पर एक आसानी जरूर पैदा की जा सकती है, जैसे हसन मेहंदी साहब कह रहे थे, एक आसानी पैदा की जाए जिसके अंदर बाकायदा डिजाइन भी किया जा सकता है, वो इंसेंटिव भी जो बैंकारी निज़ाम को मिलता है उस पर भी काम किया जा सकता है। और बड़ी अच्छी इन्होंने बातें की। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। जी कहना चाहता हूँ, हाँ, एक बात और कहना चाहता हूँ कि ये जो क्रिप्टो पे जो भी अभी तक हमने मूवमेंट की है, पेशरफ की है, उसके जो है ना मुझको मोटिवेट करने वाले सिर्फ और सिर्फ आप हैं। आपने मेरे को अकेले में बताया इसके ऊपर काम करें, तो इस वजह से जो भी फायदा होगा मुल्क का, उसका मेन क्रेडिट आपको जाएगा इंशाल्लाह। मैं बतौर एक टीचर, एक फिनटेक, एक क्रिप्टो रिसर्चर, और जाहिर बात है मैं अपने सारे मेहमानों को अपना उस्ताद तस्वुर करता हूँ, चाहे वो हसन मेहंदी साहब हों, चाहे जफर प्राचा साहब हों। जब भी प्रोग्राम से पहले हम बैठते हैं हम कोई बात करते हैं, प्रोग्राम के दौरान ब्रेक होती है हम कोई बात करते हैं, उसके अलावा भी हम करते हैं, मशवरा लेते हैं कि मुल्क की मईशत को कैसे बेहतर किया जा सके। और मेरा ऐसा ख्याल है कि अगर इस चीज़ को बड़ा सोच समझ के अप्लाई किया जाए तो मुल्क को इसका बहुत फ़ायदा हो सकता है। हम बात तो कर रहे थे इंटरेस्ट रेट और उसका इम्पैक्ट हमारी स्टॉक मार्केट पर। स्टॉक मार्केट की मजमूई कारकर्दगी के मुतालिक ज़ाहिर बात है अपनी राय देने से थोड़ा बचता हूँ। उसकी वजह यह है कि आपको पता है मैंने स्पेकुलेटिव डिस्कशन कभी नहीं की, ना मैंने कभी करेंसी के बारे में स्पेकुलेटिव डिस्कशन करने की कोशिश की, ना स्टॉक मार्केट पे स्पेकुलेटिव डिस्कशन करने की कोशिश की। पहले खाली मेरा मौजू ही स्टॉक एक्सचेंज होता था। लेकिन देखें, मुझे सबसे पहले ये देखना है कि मेरे मुल्क के अंदर इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन कितनी है उसकी। अगर उसके ज़रिए मेरे मुल्क के अंदर इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन आती है, पैसा आता है, सरमाया आता है, तो देन इट इज़ बेनिफिशियल फॉर मी। आई थिंक इट इज़ द राइट टाइम फॉर द गवर्नमेंट टू रीथिंक
हाउ स्टॉक मार्केट शुड बी रन इन ऑर्डर टू इंश्योर कि हमारी इकोनॉमी को बेनिफिट करे। और मेरे ख्याल से ये वक्त आ चुका है कि अब गवर्नमेंट सर जोड़ के बैठे और सोचे कि हमें इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन के क्या माने, क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना है तो देन वी शुड बी सीइंग समथिंग रियली हैपनिंग। ठीक है जी, वी वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को जाती है, अल्लाह हाफिज़।